तवे मिर्च मसाला। सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। तेलंगाना की सियासत की भेंट चढ़ गया अंतिम रेल बजट। संसद में बजट भाषण नहीं पढ़ पाए रेल मंत्री खड़गे। सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। लोकसभा चुनाव की पटरी पर दौड़ी खड़गे एक्सप्रेस। यात्री किराए में कोई वृद्धि नहीं। जय माता दी के दरबार तक जल्द पहुंचेगी भारतीय रेल। एमएनएस चीफ राज ठाकरे को किया गया रिहा। टोल टैक्स के विरोध में महाराष्ट्र में जारी है रास्ता रोको आंदोलन। गिरफ्तारी की कुछ ही देर बाद राज को कर दिया गया था रिहा। आईपीएल 7 के लिए बिक गए धुरंधर। स्प्लिट क्रिकेट में खेल में युवराज ने सबको पछाड़ा। 14 करोड़ की कीमत में बेंगलुरु ने खरीदा। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार 500 से ज्यादा खिलाड़ियों की लगी है बोली। कांग्रेस ने किया चुनाव प्रचार समिति का ऐलान। 50 सदस्यों की टीम की अगुवाई करेगी सोनिया गांधी। राहुल होंगे कमेटी के उपाध्यक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वीर रिजवी और बात रेल बजट की। रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में हंगामे के बीच अंतरिम रेल बजट पेश कर दिया है। हालांकि हंगामे के चलते लोकसभा में रेल बजट भाषण पूरा नहीं पढ़ा जा सका। भारी हंगामे के बीच लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अपना पहला रेल बजट पेश करते हुए रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उधमपुरा कटरा रेल लाइन का काम पूरा हो गया है और ट्रायल रन शुरू हो चुका है। 11वीं योजना में नई लाइनों पर लक्ष्य से ज्यादा उपलब्धि हासिल की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साथ ही ये बताया कि अन्य विभागों की तुलना में रेलवे ने अतिरिक्त खर्च कर अपने आप स्तर पर पूरा किया है। 5 साल में 2270 किलोमीटर की लाइन बिछाई गई है। और साथ ही आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक रेलवे में निवेश को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। पिछले कई महीनों में कई नए प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव आए हैं। 17 नई प्रीमियम और 38 एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत भी की जाएगी। 10 नई पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएंगी। ग्रुप सी और ग्रुप डी में 2.5 लाख कर्मचारियों की भर्ती भी की गई है। यानी कि 3 नए रेल कारखाने बनेंगे। खड़गे हालांकि पूरा भाषण जो था वो रेल मंत्री नहीं पढ़ पाए। तेलंगाना के मुद्दे के चलते हंगामा इस कदर बढ़ा कि वो अपना भाषण पूरा नहीं कर पाए। तेलंगाना की सियासत की भेंट चढ़ गया है रेल बजट। लेकिन जो लबोलुआब है वो ये है कि आम आदमी को राहत देने की कोशिश की गई है। 3 नए रेल कारखाने बनाने की बात कही गई है। साथ ही ईटानगर को भी रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। कुछ नई ट्रेनों को प्रस्तावित किया गया है। रेलवे में निवेश बढ़ाने की जरूरत बताई गई। तो रेल मंत्री ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ ऐलान किया गया। और आपको साथ ही बता दें कि कांग्रेस के बखान भी नहीं करने से चूके। 3 नए रेलवे लाइन आपको बता दें, छपरा, रायबरेली और धनपुर में रेल खाने बनेंगे। साथ ही यात्री किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि यात्रियों पर अब कोई किराए का अतिरिक्त जो भार है वो नहीं पड़ेगा। साथ ही कई नई ट्रेनों के भी ऐलान किए गए। उत्तर पूर्वी राज्यों पर ज्यादा जोर दिया गया है। रेल मंत्री ने ज्यादा गौर किया है। 4 मेमू ट्रेन की शुरुआत भी की जाएगी। तो रेल मंत्री ने कि तमाम वो चीजें हैं जो है 68 नई रेलगाड़ियों का ऐलान किया गया है। 68 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। 17 नई एसी ट्रेनें शुरू करने का ऐलान किया है। तो 17 नई एसी ट्रेनों को जोड़ा जाएगा। रेल कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ती। रेल मंत्री ने आपको बताया कि साफ तौर पे बखान करने से भी नहीं चूके। राष्ट्र के निर्माण के लिए रेल का बड़ा योगदान है और जो कुछ किया गया है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। कटरा और वैष्णो देवी के बीच पैसेंजर रेल सेवा की जल्दी शुरुआत की जाएगी। ये पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था। वहीं आपको बता दें कि 4456 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है, क्योंकि पिछली बार भी विद्युतीकरण की बात हुई थी और उसको बढ़ाने की बात की गई थी। बनिहाल टनल रेलवे की बड़ी उपलब्धि है। बनिहाल से कांजी कुंड तक ये टनल बना है और साथ ही लक्ष्य से ज्यादा रेल लाइनें बनी हैं।
विस्तार की बात रेल लाइनों की बार बार उठी है। रेलवे ने छठे वेतन को भी लागू कर दिया है। तो रेल मंत्री ने ये सारी चीजें बताई जो कि इस बजट में उनकी तरफ से पेश की गई हैं और रेलवे में निवेश पर ध्यान। और चलिए एक बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली सरकार से जुड़ी है। अरविंद केजरीवाल ने बिजली बिलों की माफी कर दी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बिजली बिल को माफ कर दिया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, आप आंदोलन में जो लोग शामिल थे उन लोगों के बिल माफ कर दिए गए हैं। बिजली को लेकर 50% बिल माफ करने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि बढ़े हुए बिलों से जो लोग त्रस्त थे और आंदोलन किया था अरविंद केजरीवाल के साथ, अब अरविंद केजरीवाल ने उनके बिजली के जो बिल आए थे वो माफ कर दिया है। और साथ ही बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिजली के बिलों को माफ कर दिया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, आप आंदोलन में शामिल लोगों के बिल माफ कर दिए गए। ये कई दिनों से खबरें आ रही थी कि बिल माफ किए जाएंगे। 50% बिल माफ करने का ऐलान अब आधिकारिक तौर पर कर दिया गया। अक्टूबर 2012 से अप्रैल 2013 तक के जो बिल हैं, जो उपभोक्ताओं के द्वारा ये कहा गया था कि बढ़ के आए हैं और साथ ही उपभोक्ताओं पर अब अतिरिक्त जुर्माना नहीं लगा। प्रीत किरण ज्यादा जानकारी के लिए इस तमाम खबर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीत किरण, जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा गया है सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार की तरफ से यही कहा गया कि अक्टूबर 2012 से लेकर अप्रैल 2013 तक जिन लोगों ने बिजली का बिल नहीं भरा, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए उस समय एक इस तरीके से ये चलाया गया था अभियान, उसके तहत ये बिल नहीं भरा सरकार को सपोर्ट नहीं करने के लिए, उनका जो है बिल माफ कर दिया गया है 50%। इसके अलावा जो पेनल्टी लगाई गई है उनके ऊपर, उसे भी माफ कर दिया गया है। कैबिनेट की तरफ से 6 करोड़ रुपए जो है रिलीज किए गए लोगों के लिए जिन्होंने बिल नहीं भरा है, उन्हें एक तरीके से सहायता देने के लिए, सब्सिडी देने के लिए। तो यही कहा गया है कि जॉब लोग नहीं भरा, लोग जो बहुत बहुत शुक्रिया। ये अंदाजा पहले से था और अब इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बिजली के बिलों को माफ कर दिया। उन लोगों के लिए बिजली के बिल माफ कर दिए गए हैं जो लोग उस आंदोलन में शामिल थे जो अरविंद केजरीवाल ने किया था। 50% बिल माफ करने का ऐलान किया गया है और यह आंदोलन बिजली की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर था। और चलिए एक बार फिर से रेल बजट का रुख कर लेते हैं। तो रेल बजट आज पेश कर दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेल बजट पेश किया है। इसमें क्या कुछ तकनीकी पहलू हैं और क्या कुछ राजनीतिक पहलू हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर रमेश जुड़े हुए हैं जो कि प्रोफेसर हैं ड्यू के, और साथ ही आपको बता दें पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर ललन प्रसाद भी जुड़े हुए हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। इन दोनों से बात करते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे डॉक्टर रमेश, क्या कुछ लगता है आम लोगों को कितना फायदा मिला इस रेल बजट से? देखिए, फायदा लोगों को देने के लिए कम और सरकार को चुनावी फायदा लेने के लिए ज्यादा बजट दिख रहा है मुझे जी। अभी आपने देखा है तो छठे वेतन आयोग लागू किया गया। जब 7वां आयोग बैठ गया है तब तक छठे वेतन अब लागू किया गया है इनके लिए जी। बहाली की बात की गई है। और नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा कि एक जब नीडू की मौत हो गई दिल्ली में, उस पर हंगामा हुआ, कल मेघालय के बच्चों के साथ हुआ, तो नीडू के अपीज करने के लिए अरुणाचल प्रदेश को गाड़ी दी गई जी, ट्रेन दी गई। मेघालय के बच्चों के साथ साथ दिल्ली में हिंसा हुआ हादसा हुआ, तो उसके लिए मेघालय को ट्रेन दी गई। तो नॉर्थ ईस्ट को अपीज करने के लिए मोदी को काफ़ी अभी मोदी को जो भीड़ को काफ़ी समर्थन मिला था, न्यूट्रलाइज करने के लिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपीज करने के लिए कि कांग्रेस टू इज वर्किंग फॉर यू, उसके लिए वहाँ ट्रेन दी गई। एम्प्लॉय को खुश करने के लिए छठे वेतन आयोग दे दी गई और एम्प्लॉय की बहाली की बात की गई। अच्छा, किराया, चूंकि ये बजट है, इंटरिम बजट है और इलेक्शन आ रहे हैं अब 4 महीने बाद, तो इसमें 2-3 महीने बाद होंगे चुनाव, तो चुनाव में लोग नाराज ना हो, इसलिए किराया तो बढ़ना मुश्किल था।
जी। जहां आपको याद होगा, एक बार मैं याद दिलाऊं, जब दिनेश जी ने भाड़ा बढ़ाया था तो जी तब भी इस पे ममता जी नाराज होकर उनको वापस बुला लिया था जी। और उसके बाद पवन बंसल जी ने काफी भाड़ा बढ़ा दिया था जी। तो भाड़ा बढ़ाने का काम तो इनका हो गया था पूरा जी। अभी चुनावी बजट है और चुनाव को मद्देनजर रख करके ये उन्होंने बजट दी है। तेलंगाना, जैसा आपने कहा कि तेलंगाना के हत्थे चढ़ गया, तो तेलंगाना का मामला गर्म था, तेलंगाना के लोगों ने इसका विरोध भी किया, उसमें पुलिसवरी थी, चिरंजीवी थे, तो मिला जुला के इलेक्शन बजट है। बिल्कुल। हमारे साथ प्रोफेसर लाभ ज्यादा हो, नुकसान कम से कम हो, बिल्कुल हमारे बजट का साथ उद्देश्य है। जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रोफेसर ललन प्रसाद भी जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। जी, आपको क्या नजर आ रहा है, क्या बिग पिक्चर है, जो वायदे किए गए हैं क्या वो पूरे किए जा सकेंगे? देखिए, ये इंटरिम बजट है, इसमें सरकार कोई बहुत वायदे भी नहीं कर सकती और थोड़ी बहुत जो उनकी उपलब्धियां इस साल की रही हैं उसको उन्होंने गिनाया है। जैसे वैष्णो देवी पर ट्रेन चलाने की बात है वैष्णो देवी तक, और मेघालय में और नॉर्थ ईस्ट को और अच्छी तरह जोड़ने की बात है। ये कुछ चुनावी स्टंट भी है और कुछ वहाँ के लोगों के लिए उनको अपील करने की भी आवश्यकता थी, क्योंकि अभी दिल्ली में जो घटनाएं हुई हैं उससे सरकार की बहुत बदनामी हुई है। तो इसको दृष्टि में रखते हुए उन्होंने कुछ प्रयास किया है कि वहाँ तक भी रेलवे लाइन की बात की जाए। दो तीन चीज़ें जो इस बजट में जो विशेष महत्व की हैं, एक तो ये है कि उन्होंने हमारे जो रेल मंत्री हैं वो निवेश रेलवे में अधिक से अधिक हो इसकी आवश्यकता पर जोर दिया है। और ये निवेश कहाँ से हो, एक रास्ता तो इसका ये है कि कुछ जॉइंट प्रोजेक्ट बने जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का पार्टिसिपेशन हो, पीपी मॉडल को लेकर आगे बढ़ाएं, क्योंकि सरकार के पास इतनी संपत्ति नहीं है कि अकेले वो रेलवे को चला सके। आज ऐसी स्थिति आ गई है। और इस समय देश में कोई जैसा आप जानते हैं कि 2.5 करोड़ लोग डेली इंडियन रेलवे से ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल। और जो इंडियन रेलवे की हालत है कि अभी भी ट्रेनों में थर्ड क्लास में तो खास तौर से पैर रखने की जगह नहीं होती, और इसके बावजूद भी ये ट्रेनें घाटे में जा रही हैं। यानी दुनिया में मेरा ख्याल शायद एक ही ऐसा मिसाल है कि जहाँ इतने पैसेंजर्स डेली ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, वहाँ भी ट्रेन घाटे में जा रही है। प्रसाद जी, क्या पीपीपी एक आसान तरीका, एक फायदेमंद तरीका हो सकता है फंडिंग के लिए, अगर हम रेलवेज की बात करें तो? मैं समझता हूँ पीपी सिर्फ रेलवे के लिए नहीं बल्कि गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स के लिए एक वायबल मेथड इस समय हो गया है। लेकिन प्रसाद जी, जब भी पीपीपी की बात आती है तो ये लगता है कि आम आदमी पे इसका बोझ पड़ेगा। जब चीजें प्राइवेटाइज कर दी जाएंगी तो जाहिर सी बात है किराए में भी इजाफा होगा। नहीं, कोई आवश्यक नहीं किराए में इजाफा हो। देखिए, जब पीपी मॉडल की हम बात करते हैं तो उसमें ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो सरकार नहीं कर सकती वो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अच्छा कर सकता है। जैसे टेक्नोलॉजी की बात है और मैनेजमेंट की बात है, ये प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है बनस्पत गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट का मैनेजमेंट, जितने प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं एक्सक्लूसिवली, वो प्रॉफिटेबल आमतौर से नहीं होते, क्योंकि जो लोग वहाँ काम करते हैं उनका पर्सनल स्टेक नहीं होता। और प्राइवेट सेक्टर में तो जो प्रोजेक्ट चलाते हैं उनका पर्सनल स्टेक होता है। तो वहाँ जो मैनेजर्स भी होते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, दे आर अकाउंटेबल, इमीडिएट अकाउंटेबिलिटी उनकी होती है। और गवर्नमेंट में ये अकाउंटेबिलिटी बड़ी दूर की है। इसीलिए आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर अर्निंग मोर देन द पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स या गवर्नमेंट सेक्टर। चलिए प्रसाद जी, सब उससे पहले हम सुन लेते हैं कि गुजरात के लोगों ने क्या कहा है बजट को लेकर, रेल बजट को लेकर उनकी क्या नाराजगी है, क्या उनकी राय है, सुन लेते हैं। पूरी तरह से चुनावी बजट है, 3 महीने तक ही रहने वाला है। भाड़ा बढ़ा है नहीं बढ़ा, किराया बढ़ा नहीं बढ़ा है, 3 महीने के बाद ये सब चला ही जाएगा। फिर दे रहे वो तो पॉलिटिक्स के हिसाब से ही दे रहे हैं, क्योंकि अगर उसको पहले से ही देना होता तो पहले ही बहुत पहले उसने जो रेट है ट्रेन के जो बढ़े हुए उसको कम करना था, तो उससे क्या है पब्लिक को थोड़ा बेनिफिट होता। तो पिछले साल जो रेलवे बजट में वो बताया थे कि वाईफाई का ट्रेनों में सुविधा देंगे, आज तक कितनी बार मैंने ट्रैवलिंग किया पर वाईफाई की सुविधा उसमें उपलब्ध नहीं है। और कांग्रेस पूरी तरह से टूट चुकी है, इसलिए लोगों को जोड़ने की कोशिश के बारे में ये बजट वगैरह लुभाने की कोशिश कर रही है। तो इंटरिम बजट था और पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था कि आम जनता को इससे जोड़ने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हमने गुजरात के लोगों की राय देखी, वो इस बजट से खुश नहीं है, ना वो जो 2013 और 2014 में पवन बंसल के द्वारा पेश किया गया था उस बजट से भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बहरहाल वक्त है छोटी सी ब्रेक का।
उत्तर प्रदेश के खेतों में सिंचाई मुफ्त होगी, फसलों को उचित दाम मिलेगा, किसानों का परिवार संपन्न होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को कृषि विकास सहकारी बैंक से दिए गए ऋण की माफी, फसलों को उचित दाम, बीमा और मुफ्त सिंचाई का पानी उपलब्ध किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। खास पेशकश में हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रोफेसर प्रसाद जुड़े हुए हैं जो कि इकोनॉमिस्ट है, हमारे साथ ही डॉक्टर रमेश भी जुड़े हुए हैं जो कि प्रोफेसर है और साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। उनका रुख करते हैं। रमेश जी, जब पिछली बार बिल पेश किया गया था 2013-14 का, तो ये भले ही बड़े बड़े वायदे नहीं किए गए थे, एक रंगीन तस्वीर नहीं दिखाई गई थी, लेकिन ये कहा गया था जो सुविधाएं होंगी अब वो दुरुस्त होंगी, यानी कि पूरी तरह से रेलवे के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की कोशिश की गई थी। क्या लगता है कि वो जो बजट था उसका कोई फायदा नजर आया है इस पूरे साल में? मैडम, अगर पूरे साल में नहीं, मैं पूरे 60 साल की आपको इतिहास बताता हूँ क्या हुआ, रेलवे की हालत क्या हो रही है। रेलवे में अभी जो खड़गे साहब बजट पेश किए, या पीछे पवन बंसल साहब ने भी जो बजट पेश किए थे, दिनेश त्रिवेदी ने जो बजट पेश किए थे, ये सभी बड़े बड़े वादे करते हैं। आप रेलवे में अभी भी और पीछे भी सुविधा के नाम पर सब चुप हैं, कोई कुछ नहीं कहता। सुरक्षा के नाम पर सभी चुप हैं, कोई कुछ नहीं कहता। ट्रेन की जो के अंदर जो करप्शन है, चाहे वो काउंटर पे हो या दलालों पे हो या रेलवे के पुलिस की हो या कर्मचारी की हो या टीटी की हो, जो रेलवे में जो करप्शन है उस पर कोई ध्यान, जहाँ पब्लिक परेशान है उस पर कोई बात नहीं करता। रेलवे के अंदर जो कैटरिंग, अभी हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि प्राइवेट पार्टनरशिप आ जाएगी, कैटरिंग को प्राइवेटाइज किया गया। कैटरिंग की फैसिलिटी कभी ट्रेन में आप ट्रैवल करते हो, देखिए कि कैटरिंग की हालत क्या, कहाँ से कहाँ चली गई है। कैटरिंग के नाम पे वहाँ पे लूट हो रहा है, क्वालिटी खराब दिया जा रहा है, यहाँ तक लोग खा के बीमार होते हैं, छिपकली मारा हुआ खाना परोसते हैं, या कई तरह के ऐसे खबर आई हैं ट्रेनिंग में। और वहाँ ट्रेन में झगड़े होते हैं, पुलिस कुछ करती नहीं। बिल्कुल, सिक्योरिटी की बात भी ले लेते हैं। सिक्योरिटी जब बात आती है तो कई बार हाइजीन की बात ले लीजिए आप, तो जहाँ जहाँ प्राइवेटाइज किए हैं वहाँ तो दशा और जो है वो बुरी हुई है, कोई फायदा नहीं हुआ। रेलवे को तो जिम्मेदार भी था, प्राइवेट तो कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेता। बिल्कुल, लेकिन सिक्योरिटी के लिए महिला आरपीएफ को भी तैनात करने की बात कही गई थी। महिलाओं के साथ रोज अत्याचार हो, जितनी सिक्योरिटी है बहुत नाकाफी है, बहुत नाकाफी है। चलिए, चाहे पुलिस को हो, चाहे रेलवे कर्मचारियों को, या दलाली को, या काउंटर आरक्षण की हो, इस पर तो कोई बात करता ही नहीं, सारे मंत्री चुप रहते हैं। चलिए, हम एक बार फिर से प्रसाद जी का रुख करते हैं। प्रसाद जी, न सिर्फ पीपी एक बात है, बल्कि ये भी कहा गया कि वर्ल्ड बैंक से जो है लोन ले लिया जाए ताकि रेलवेज की हालत सुधर जाए, क्योंकि कई चीजें हैं जिनका अभी कई ऐसे काम है जिनका काम होना कई वक्त से पड़ा हुआ है, चाहे वो विद्युतीकरण की बात हो, चाहे वो विस्तारीकरण की बात हो। तो क्या इस तरह का भी रास्ता वाकई सुलभ लग रहा है? देखिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसलिए कि रेलवे के अंदर इस समय बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, और उसके दो प्रमुख कारण, एक तो मैनेजमेंट ठीक नहीं है और दूसरा धन की कमी है जी। तो इसकी वजह से जो बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रेलवे के हैं रुके पड़े हैं एक तरह से जी। और इस बजट में सरकार ने खाली संकेत तो उसका दिया है, लेकिन उन्होंने कोई खुलकर नहीं कहा कि कितने प्रोजेक्ट टोटल हैं जो हेल्डअप हैं और जिसकी वजह से रेलवे की प्रगति रुकी हुई है। और जो बड़े बड़े स्कीम हमारे हैं, जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं जापानीज सपोर्ट से या और सपोर्ट से, बल्कि उनका काम ठीक चल रहा है। जैसे फ्रेट कॉरिडोर जो जापान की मदद से चल रहा है, तो जो प्रोजेक्ट में पैसा है, वक्त की कमी है। एक छोटी सी बात भी जोड़ना चाहेंगे। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष काकोडकर जी ने एक बात कही थी कि स्टॉप इंट्रोड्यूसिंग न्यू ट्रेन्स विदाउट कमेंसरेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ कॉरिडोर्स, यानी कि जब ट्रेनों की, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नई ट्रेनों का जो है परिचालन ना किया जाए, नई ट्रेनों को बढ़ावा ना दिया जाए, क्योंकि जो पहले से रेलवे लाइन्स है उनकी हालत, उनकी ट्रैक्स की हालत बहुत खराब है। नहीं, देखिए, ऐसा तो मेरे ख्याल में प्रतिबंध नहीं लगाया सकता कि नई ट्रेन न चलाई जाए, क्योंकि प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। लेकिन प्रसाद जी, ट्रेन भले ही बढ़ाई जा रही है, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से अतिरिक्त भार भी रेल लाइनों पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से दयनीय होती जा रही है स्थिति रेल लाइन्स की। नहीं, भार तो पड़ेगा ही, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, नंबर ऑफ पीपल जो ट्रेवल कर रहे हैं रेल से वो बढ़ेगा ही, और इसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि नई पटरियाँ बिछाए। पटरियाँ बिछाने में इनको कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि वो नए लाइन्स नहीं बना सकते। अगर सरकार डिटर्मिन्ड हो कि नई लाइनें बनानी हैं तो वो पटरियाँ भी बिछाएंगी, रेल की भी व्यवस्था करेगी और धन की भी व्यवस्था करेगी। ये तो एक विल पावर है जो गवर्नमेंट के अंदर होनी चाहिए, और वो विल पावर कमज़ोर है, वही विल पावर नहीं है। तो जो एग्जिस्टिंग है उसको भी नहीं मैनेज कर रहे हैं और आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं।
कहीं शोषा छोड़ देते कि हाँ ठीक है वैष्णो देवी मंदिर तक रेल दे देंगे या फिर बनिहाल सुरंग। कांग्रेस के लिहाज से क्या कुछ करना चाहिए, संक्षेप में जाना चाहेंगे क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। हाँ, देखिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमको ये असेसमेंट करना चाहिए कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल, और उसके हिसाब से हमें प्लानिंग करनी चाहिए जी। और जो जो इलाके अभी ट्रेन से नहीं जुड़े हैं अच्छी तरह से पहले प्रायोरिटी उनको देनी चाहिए ताकि सारा देश रेलवे सिस्टम से अच्छी तरह से जुड़ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद जी आपका भी, और हमारे साथ डॉक्टर रमेश जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल रेल बजट पेश कर दिया गया है और बिग पिक्चर नहीं दिखाई गई है और बजट पेश करने की कोशिश भी की गई तो तेलंगाना मुद्दे पे ये रेल बजट जो था उसकी नजर चढ़ गया और रेल बजट पूरी तरह से भाषण भी नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी कर पाए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। वहां लोग कंप्लेन नहीं करते यार ये लंबी लंबी लाइन, क्योंकि उन्होंने वहां हर लाइन को कर दिया ऑनलाइन। वहां कड़ी गर्मी में बंद पंखे के नीचे वक्त नहीं काटना पड़ता, क्योंकि